वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं, खास करके आप लोगों के लिए जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट किया गया है। और जनरल साइंस अगर हम देखें सीबीटी 1 में जो है 30 मार्क के पूछे जाने वाले हैं और सीबीटी 2 में जो है 15 नंबर का ये फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछे जाने वाला है। लेकिन टारगेट यही होना चाहिए, ये जो 30 नंबर का सीबीटी 1 में जनरल साइंस पूछे जाने वाले हैं, यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 किस तरह स्कोर किया जाए, और सीबीटी 2 में अगर आप देखें तो यहाँ पे 15 आउट ऑफ 15 किस तरह स्कोर किया जाए, यही टारगेट होना चाहिए। एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से ये सीरीज को स्टार्ट किया गया है। पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं, प्लीज सारे वीडियोस को जरूर देखें। इससे पहले वाला पार्ट जो हमने वहां से स्टार्ट किया था, और ये हमने वहां पे डिसाइड किया कि फिजिक्स के जो है क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के सारे टॉपिक्स उनके रिलेटेड एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप किया जाएगा, फिर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, फिर लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसी तरह जो है ये जनरल साइंस का सीरीज चलने वाला है। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इससे पहले वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा है जरूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो आपस में जो है लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं, ध्यान रखें, बहुत अच्छा मौका है और यहाँ पे बहुत अच्छा भी आप जनरल साइंस में स्कोर कर सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करके नौकरी ले सकते हैं। इसीलिए जो है हमारे सारे वीडियोस को जरूर देखना। बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाएगा। जिसको साइंस का एस भी नहीं आता है उसे भी यहाँ पे समझ में आएगा। इतना बेसिक से चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और सारे चीज़ों को डिटेल में देख लेते हैं। द ग्राफ्स ऑफ 3 डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस P, Q, R आर शोन इन द डायग्राम। इफ RP, RQ एंड RR बी द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस देन। तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, कौन सा अप्लायंसेस का है। तो यहाँ पे देखिए PQR ये दे दिया गया है, ग्राफ में दे दिया गया है, अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस दे दिया गया है। देखिए सबसे पहले इस तरह के दो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, एग्जाम के पेपर से ही लिया गया है। ये VI ग्राफ है और ये IV ग्राफ है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे पता करना है और इसका ट्रिक क्या है वो भी आपको बता दिया जाएगा, ताकि इस तरह क्वेश्चंस आपको देखने मिले तो कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये VI ग्राफ है, तो यहाँ पे जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, जिस अप्लायंसेस का स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे P का जो है स्लोप सबसे ज्यादा है तो इसका जो है रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा VI ग्राफ में। उसके बाद Q का रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद R का रेजिस्टेंस होगा। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2। RP का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद RQ का, उसके बाद RR का जो है ये रेजिस्टेंस होगा। R वाला अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस सबसे यहाँ पे कम होगा। ये VI ग्राफ है। एक चीज ये याद रखना, स्लोप जो होता है डेल्टा V बाय डेल्टा I इक्वल्स टू R होता है। सिंपली यहाँ पे आप ये याद रख सकते हैं कि VI जो ग्राफ है V बाय I जो इक्वल्स टू होता है ये R होता है। तो यहाँ पे जो भी अप्लायंसेस का स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका जो है रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो P का स्लोप सबसे ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, उसके बाद Q का, उसके बाद जो है ये R का है। तो इस तरह जो है आप याद रख सकते हैं। अब IV ग्राफ अगर दे दे तो IV ग्राफ जैसे हमने अभी बोला था V बाई I क्या होता है, V बाई I जो होता है ये R होता है, ठीक है। लेकिन I बाई V इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाय R होता है। ये याद रखना, I बाई V इक्वल्स टू 1 बाय R होता है। तो I बाई V ग्राफ अगर आपको इस तरह का एग्जाम में देखने मिले तो जिसका स्लोप सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो अप्लायंसेस R का स्लोप देखिए सबसे जो है कम है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद Q का रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद P का रेजिस्टेंस होगा। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस किसका आपको देखने मिलेगा, अप्लायंसेस R का देखने मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ये होगा ये वाला, ठीक है। R का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर Q का, फिर P का। तो इस तरह जो है आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ पे, अगर आपको समझ में नहीं आए कि VI और IV ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होना है। V बाई I इक्वल्स टू जो है ये R होता है, इतना आपको याद रखना है। और ये स्लोप में इसमें जो है जो अप्लायंसेस का स्लोप सबसे बड़ा है, जैसे P का स्लोप सबसे बड़ा है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे बड़ा होगा, उसके बाद Q का होगा, उसके बाद R का होगा, क्योंकि R का यहाँ पे स्लोप सबसे छोटा है। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे डिटेल में जो है इतना बेसिक से जो है पढ़ाया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटलिक वायर डिपेंड्स ऑन। अब देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों चीज में हर एक स्टूडेंट जो है ये कंफ्यूज रहता है। ज्यादातर टीचर्स भी इनको बहुत अच्छा से जो है ये पढ़ाते नहीं है। रेजिस्टिविटी जो है ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये फिजिकल जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे लेंथ हो गया, उसके बाद डायमेंशन हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इस पे डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टिविटी हरदम ये याद रखना ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं रो L बाय A, ठीक है। ये तो आपको पता ही हो गया फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। लेकिन रेजिस्टिविटी अगर देखें तो ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये जो है नेचर ऑफ द मेटेरियल पे डिपेंड करता है। हाँ, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ऑब्वियसली। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। लेकिन खास करके ये क्वेश्चन बार बार बना है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटेलिक वायर जो है किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी याद रखना ये नेचर ऑफ द मेटेरियल पे डिपेंड करता है, ये इंट्रिंसिक जो है ये प्रॉपर्टी है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एलिमेंट्स पे जो है डिपेंड करता है, जैसे लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है, थिकनेस हो गया, इस पे ये डिपेंड करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही बेसिक से जो है यहाँ पे हम चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B
इन पैरेलल द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन सेम बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए इसीलिए बोला गया था कि हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। इससे पहले जो है हमने आपको बता दिया था पैरेलल और सीरीज के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे बता दिया था, सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दिया था 5 से 10 सेकंड में। इससे पहले वाला पार्ट अगर नहीं देखा है इसलिए बार बार बोला जा रहा है, देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहाँ पे आपको बेहतर समझ में ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझाने में यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन एक बार आप जैसे ही समझ जाएंगे तो ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये भी है, एक बार जैसे ही आप समझ जाएंगे ना फिर इस तरह के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल एग्जाम में 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। इनके बीच जो है कनेक्टेड है, मान लीजिए यहाँ पे 2 एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं, बल्ब भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिए, ए और बी के बीच में जो है यहाँ पे ये 2 डिवाइसेस हैं। मान लीजिए ये डिवाइस है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई डिवाइस है, रेजिस्टेंस मत मानिएगा इसको, मान लीजिए कोई डिवाइस है, ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली अगर कनेक्टेड होता है तो हमने क्या बोला था, वोल्टेज वहाँ पे सेम होगा। पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज सेम होगा, यहाँ पे भी जितना वोल्टेज आप मेजर कर पाएंगे यहाँ पे भी वही सेम वोल्टेज ही आप मेजर कर पाएंगे। लेकिन अगर 2 अप्लायंसेस, मान लीजिए 2 अप्लायंसेस ऐसे है सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम होता, तो ये जो है करंट सेम होता। सॉरी, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी जो है पार्ट 1 में हमने आपको बता दिया था, किस तरह जो है अलग अलग सर्किट्स को सॉल्व करना ये बता दिया था। तो पैरेलली अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो वोल्टेज है ये सेम होता है, लेकिन अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट यहाँ पे सेम होता है, करंट का वैल्यू यहाँ पे सेम होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह के और एक क्वेश्चन ले लेते हैं जहाँ पे और बेटर आपको समझ में आ जाए। पैरेलल वाला हमने देख लिया, अब ये सीरीज वाला भी देख लेते हैं। 2 बल्ब ऑफ 120 वाट एंड 80 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज, द करंट थ्रू 120 वाट इज 8 एम्पियर, द करंट थ्रू द 80 वाट बल्ब विल बी। तो देखिए ये किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। 120 वाट का एक बल्ब है और 80 वाट का एक बल्ब है, ठीक है। ये सीरीज में जो है कनेक्टेड है। मान लीजिए यहाँ पे हम एक वोल्टेज सप्लाई लगा देते हैं, तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो यहाँ पे करंट सेम होगा, ये भी बता दिया गया था आपको। पैरेलल वाला तो अभी बता दिया कि वोल्टेज सेम होता है पैरेलल में, और सीरीज में जो है यहाँ पे करंट सेम होता है। तो 120 वाट का जो बल्ब है यहाँ पे जितना करंट आपको मिलेगा, 8 एम्पियर करंट है, तो 80 वाट में भी वही सेम करंट ही आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इस जो है बल्ब के अक्रॉस भी आपको वही सेम करंट देखने मिलेगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका आंसर होगा 8 एम्पियर। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दे, पढ़ाया तो बहुत अच्छा से जा रहा है, बेसिक से हर एक चीज़ों को हम कवर अप कर रहे हैं, लेकिन रेलवे के सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद बेस्ट 1100 क्वेश्चन आपके लिए इकट्ठा किया गया है जनरल साइंस का। ये वो बेसिक क्वेश्चन हैं जिसे आप अगर एनालिसिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और से 1000 जो 100 क्वेश्चन है यहाँ पे, 1100 जो क्वेश्चन है, इससे 4000 क्वेश्चन भी बनाया जा सकता था, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट है। सिंपली अगर हम थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दें और अलग अलग क्वेश्चंस बना दें तो 4000 क्वेश्चन बनाया जा सकता था। इसमें आपको एनालिसिस करने में ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी वजह से जो बेसिक 1100 क्वेश्चन है जिसको आप अच्छा से एनालिसिस कर पाएँ जनरल साइंस का, समझ पाएँ कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, इसी वजह से जो है ये बुकलेट बनाया गया है। इसके साथ एक और ऑफर है, इसके साथ साथ जो है 1000 जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन जो है ये हमने फ्री में दिया है। तो टोटल जो है ये 2000 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। 30 नंबर के जो है CBT 1 में जनरल साइंस के क्वेश्चन और 15 नंबर के जो है जनरल अवेयरनेस, टोटल 45 नंबर के जो क्वेश्चंस आप अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं इस बुकलेट के थ्रू। सारे MCQs हमने बहुत अच्छे से अरेंज कर दिया है, इनको जाके अच्छा से एनालिसिस करें सबसे पहली बात। इसीलिए बुकलेट बनाया गया, सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है, कम से कम रेट में। इन सारे क्वेश्चन को एक बार आप समझ लेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा रेलवे कैसे क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए और कैसे आप 30 आउट ऑफ 30 रेलवे के जो जनरल साइंस है, 15 आउट ऑफ 15 जो जनरल अवेयरनेस है उसमें अच्छा से स्कोर कर सकते हैं। और ये सारे जो MCQs यहाँ पे बनाए गए हैं इस बुकलेट में बहुत मेहनत से सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो है बनाया गया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है और जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही मेहनत करके हमने बनाया है। एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। पढ़ते तो रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारा पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ जाके जो वीडियोस आपने नहीं देखा है वो भी देख ले जरूर, सबका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेकिन साथ साथ में सेल्फ एनालिसिस भी तो कीजिए, रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। इसीलिए जो है ये बुकलेट सिर्फ 99 रुपीज़ में लॉन्च किया गया ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, जितना कॉस्ट लो हो सके उतना कॉस्ट लो में लॉन्च किया है। 1100 क्वेश्चन जनरल साइंस का मिल जाएगा, 1000 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस का मिल जाएगा। बेटर एनालिसिस करके जो है आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन तो हम आपको बहुत बेसिक से करवा रहे हैं। इस तरह क्वेश्चन जो डायरेक्टली रेलवे के पेपर से ही लिया गया है,
आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह क्वेश्चन ही आगे आपको एग्जाम में भी देखने मिलेगा जहाँ पे आप अच्छा स्कोर बिल्कुल कर पाएंगे। टारगेट यही है कि 30 आउट ऑफ 30 जो है जनरल साइंस में स्कोर करना है। आगे बढ़ते हैं। ए मैन पुशेस ए वॉल बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा जो है ये होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक वॉल है, ठीक है, एक वॉल है, एक मैन उसको पुश कर रहा है, एक आदमी उसे पुश कर रहा है लेकिन उसे डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो ये एस जो है यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा हमने जो लिखा है ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा भी ये जो है मूव नहीं कर रहा है, जीरो मूव कर रहा है, अगर थोड़ा मूव कर रहा है तो फिर भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। इसलिए इसका जो सही आंसर है ये है नो वर्क एट ऑल, ठीक है। अगर एक मैन जो है ये पुश कर रहा है एक जो है वॉल को, लेकिन इसे डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, अगर थोड़ा भी डिस्प्लेस हो रहा है कुछ तो वर्क डन उसमें वैल्यू जरूर आएगा, लेकिन अगर डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा तो एस का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल्स टू ये जीरो होगा, नो वर्क एट ऑल इसका जो है ये सही जवाब जो है ये होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का और क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि पूरा क्लैरिटी यहाँ पे मिल जाए। इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो। ए पर्सन पुल्स अ बॉडी on a horizontal surface by applying a force of 5 Newton at an angle of 30 degree with horizontal. Find the work done by this force in displacing the body through 2 meters. तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम फिर से बना लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो है एक मैन जो है ये क्या कर रहा है, एक जो है बॉडी को ये जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये पुल कर रहा है, ठीक है। और ये जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री जो है यहाँ पे एंगल बना रहा है। तो अभी हमने क्या बोला था, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ यहाँ पे जो है फोर्स है, एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आराम से जो है इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कितना है, 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर जो है ये डिस्प्लेस करता है, और साथ में कॉस थीटा जो है, थीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री है। तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 5√3, ठीक है। यहाँ पे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद करेंगे इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल ये 5 से 10 सेकंड में जो है ये हो जाना चाहिए, मैक्सिमम जो है 20 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाना चाहिए। जैसे ही इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली रेलवे के पेपर से ही लिया गया है ताकि आप बेटर जो है समझ सके जनरल साइंस के कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे आपको जो है प्रिपेयर करना चाहिए। और बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जा रहा है ताकि सारे आपको चीज़ें समझ में आए। अब और एक क्वेश्चन इसी तरह का ले लेते हैं, ठीक है, तो बेटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ए बॉडी मूव ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर along a straight line under the action of force of 5 Newton. If work is 25 joule, the angle at which the force make the direction of motion of the body. तो यहाँ पे आपको एंगल निकालना है, सिंपल है, W इक्वल्स टू फोर्स, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है। ये बस आप याद रखें, आराम से इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्क डन दे दिया गया 25 जूल, फोर्स कितना है, फोर्स यहाँ पे जो दिया गया है 5 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जो है 10 मीटर है, और साथ में जो है यहाँ पे इंटू कॉस थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 50, तो यहाँ पे 25 डिवाइड बाई 50 इक्वल्स टू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हाफ 1/2 कॉस थीटा, और थीटा का यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा हाफ किस में होता है, 60 डिग्री में जो है ये कॉस, अगर हम देखें 60 इक्वल्स टू जो है ये हाफ होता है। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा, कितना एंगल जो है यहाँ पे पूछा गया, द एंगल एट विच द फोर्स मेक द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज 60 डिग्री। तो इसका सही जवाब होगा 60 डिग्री। इस तरह सिंपल जो है फॉर्मूला से आराम से जो है निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये छोड़ के आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब और डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप किया जाएगा। यहाँ पे अलग अलग जो है पार्ट्स भी आएंगे, ये सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे आपको घबराने का जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक से जो है हम चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो देखिए 3 इक्वेशन है मोशन का, वो तीनों इक्वेशन आपको याद रखना है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन रेलवे पूछता ही है जनरल साइंस में, और यहाँ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल देखने मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी, ऐसे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या था 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये एक्सेलरेशन होगा,
उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर दिया है कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट जो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, फिर वो मैथमेटिक्स में क्या ही करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अगर किलोमीटर पर आवर दिया है तो उसके साथ इंटू कर देना है 5/18। अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 ये मल्टीप्लाई उनके साथ जो है ये करना पड़ता है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का अब जो है अलग से जो है किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे पूछा गया वही सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं पूछा गया है, लेकिन अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला था, इसी सेम क्वेश्चन का एक्सेलरेशन निकाला था। तो यहाँ पे जो है जो 3 मोशन का इक्वेशन है इनको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको 2as = v² - u², ये वाला जो है इक्वेशन लगाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे s जो है ये बेसिकली डिस्टेंस है, यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अभी हमने इसी वैल्यू का जो एक्सेलरेशन निकाला था, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। s की जगह s लिख देते हैं। v² यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितना है, ये 10 मीटर पर सेकंड है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 100, और यहाँ पे u जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पे जो s का वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, ये 75/2, जो कि क्या आएगा 37.5 मीटर, इसका सही जवाब होगा। तो इसी तरह आपको निकालना है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको आपको अच्छा से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए उसी तरह का ही क्वेश्चन है, ठीक है, हर एक तरह का क्वेश्चन हम जरूर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट फिर से गलत करते हैं, ये वाला क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक सा जो है क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी उसी इक्वेशन से ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकंड्स, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो अभी हमने क्या बोला था, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। इससे तो आप एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, ये ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकंड। तो रेस्ट में आ जाता है, फाइनल में जो है ये 0 होता है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना दिया गया 10 सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब है कि एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इसका सही जवाब होगा, ये होगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका जो है ये सही जवाब होगा। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल एग्जाम में, घबराना नहीं है, बिल्कुल जो 3 इक्वेशन है उनको आपको याद रखना और देखना है कि कौन सा इक्वेशन सबसे फिट बैठता है, उसी हिसाब से जो है आपको करना है। अब चलिए, अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ये डिस्कस किया ही जा रहा है, अलग अलग टॉपिक्स को एमसीक्यूज के थ्रू जो हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो है अब थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे ही हम देखना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, इन सारी चीज़ों को आपको याद भी साथ साथ में रखना है। कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हैं आप। तो देखिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अब देखिए किलोवाट आवर ये बहुत बार पूछा गया किसका यूनिट है, तो ये जो है ये एनर्जी का यूनिट है। सबसे पहले ये नोट डाउन कर ले, ये जो है कमर्शियल यूनिट है, ठीक है, ये एसआई यूनिट नहीं है, ये कमर्शियल यूनिट है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार बना है, इसका जो सही जवाब है ये है 36 × 10⁵ जूल, उसका सही जवाब है। या फिर ऑप्शन में ये आपको मिलेगा 3.6 × 10⁶ जूल, जो है ये आपको ऑप्शन में देखने मिल सकता है। तो कोई भी ऑप्शन में जो है आपको मिले 36 × 10⁵ जूल मिले या फिर 3.6 × 10⁶ जूल मिले, तो 1 किलोवाट इक्वल्स टू इतना जूल होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन जो है डायरेक्टली यहाँ पे हमने लिया है। अब इसका एक जो है न्यूमेरिकल फॉर्म भी देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये याद रखना कि अभी हमने बोला था कि किलोवाट आवर जो होता है ना, एक कमर्शियल यूनिट है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर जो होता है इक्वल्स टू 1 यूनिट जो है ये होता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जो मीटर होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक मीटर जिसमें मेजर किया जाता है कि कितना यूनिट जो है आपका इलेक्ट्रिक बिल है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है, ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट ये होता है। यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन वो नहीं कर पाए थे, ये छोड़ के आए थे, और ये रेलवे के पेपर से ही लिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा भले ही वैल्यू चेंज कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 200 वाट इज यूज्ड for 10 hours per day, the unit of energy consumed in 1 day by the lamp। तो देखिए किलोवाट आवर आपको सिंपली लिखना है, किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है, ये आपको पता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। यहाँ पे देखिए वाट में दिया है, सिंपली इसको किलोवाट में जो है कन्वर्ट कर देंगे, तो 200 वाट है तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे,
तो ये हो जाएगा किलोवाट में कन्वर्ट, और कितना आवर, किलोवाट हो गया, ठीक है। अब आवर अगर हम देखें तो ये 10 आवर के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये कितना यूनिट आ जाएगा, तो ये सारे कट जाएंगे और ये हो जाएगा 2 यूनिट्स, ठीक है। तो इसी तरह आपको करना है। यहाँ पे जो है ज़्यादा ये आप कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इस तरह जब क्वेश्चन आए तो बस आपको ये याद रखना है किलोवाट आवर, ठीक है। यहाँ पे वाट में दिया हो, किलोवाट में दिया हो, डायरेक्टली वही वैल्यू लिख लेना है, इनटू जो है आवर कर देना है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कितना यूनिट जो है एक डे में जो है ये लैम्प जो है कंज्यूम कर रहा है, या पर्टिकुलर जो है मशीन कंज्यूम कर रहा है, या पर्टिकुलर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है कंज्यूम कर रहा है। इस तरह जो है आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी जो है आने वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि ये बुकलेट जरूर ले लें, बहुत ही मेहनत से बनाया गया, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही बनाया गया है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। 1100 यहाँ पे जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और 1000 आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।